हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th साइंस फिजिक्स 2025 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज अवर ओम्स लॉ। तो बच्चों फटाफट अब हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। बच्चों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। शॉर्ट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मेरी हर लाइन के अंदर सवाल छुपा होगा। ओम्स लॉ और उसका ग्राफ और उससे रिलेट करते हुए जितने भी सवाल है मैं सब डिस्कस करूंगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्लास हमारे पास इस टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ से क्या पूछ सकता है। ओम्स लॉ से हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने को आएगा। तो इसका स्टेटमेंट एक बार बच्चों जरा स्लो मोशन में सुन लो, इंपॉर्टेंट है। दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे शुरू करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट सेटअप इन द वायर या द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी जो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो पहली बात होगी करंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, एक करंट वर्ड होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और चौथी चीज कांस्टेंट टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट होंगे ना, पैराग्राफ में बना के लिख लेना, लेकिन 4 पॉइंट, करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट टेम्परेचर। अपना स्टेटमेंट हो गया किसका? ओम्स लॉ का। तो क्लास जरा इसका सर डायग्राम भी बना के दिखा दो। तो देखो, मान लो हमारे पास एक वायर दे रखा होगा। सर बहुत बढ़िया वायर दे रखा है, ठीक है। मान लो क्लास इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। और यहाँ पर टेम्परेचर को हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के होगा, तो वी प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सो वी इक्वल्स आई आर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी बच्चों? ओम्स लॉ की। तो जो स्टेटमेंट है उसको लिख देना, उसके नीचे डायग्राम बना देना, वी इक्वल्स आई आर, हमारी इक्वेशन हो गई ओम्स लॉ। तो क्लास यहाँ पे हमें मिल गया वी इक्वल्स आई आर। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो विच विल बी वी बाई आई। सर बहुत बढ़िया। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आर यहाँ पर कांस्टेंट, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है। क्या नाम होता है? रेजिस्टेंस होता है। इस पे मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई दी है, वो देख लेना, ठीक है। आर इक्वल्स वी अपॉन आई। अब यहाँ पर पहली बात तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, बहुत बढ़िया। दूसरा क्लास वी इक्वल्स आई आर पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सर न्यूमेरिकल की क्या अप्रोच रहने वाली है? तो सुनो, न्यूमेरिकल की अप्रोच ये रहने वाली है, इक्वेशन होगी वी इक्वल्स आई आर, इसी पे ही आएगा, ठीक है सर। क्लास अब जो मैं अगले 2 मिनट में तुम्हें बताने वाला हूं ना, मैं तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स को इस 2 मिनट में निचोड़ कर दूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो तुम कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले देखो, जब सवाल आएगा तो हो सकता है एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आ जाए। सर क्या आ सकता है बहुत सिंपल सा सवाल? तो सिंपल से सवाल में गिवन होगा, वोल्टेज दे रखे होंगे 10 वोल्ट, सर बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस दे रखा होगा 2 ओम, सर बहुत बढ़िया। करंट पूछ लेगा। सर इसमें तो बहुत ही सिंपल है, 3 चीजें हैं, वी आई आर, 3 में से 2 गिवन होंगी, 3 में से 2 गिवन होंगी, तीसरी पूछ लेगा। तो सर क्या दिक्कत है? वी इक्वल्स आई आर, बहुत बढ़िया लगा देंगे। वी कितना है 10, आई कितना है पता नहीं, आर कितना है 2, ये कैंसिल हो गया। तो सर ये तो 5 एम्पेयर आ गया। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, हाँ बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, ऐसे ही आ सकता है फ्री के नंबर, वी इक्वल्स आई आर। सर और कैसे आ सकता है? देखो, हो सकता है ये सवाल इस तरह से आए कि फॉर एग्जाम्पल करंट गिवन के अंदर, करंट डायरेक्टली नहीं गिवन हो, हमें चार्ज गिवन हो और हमें टाइम गिवन हो, ठीक है। और पहले हमें फिर क्या निकलवाए वो आई निकलवाए, विच इज क्यू बाई टी। तो इसको भी ध्यान रखना है, हमें पहली इक्वेशन पढ़ ली है। तो एक स्टेप ऐसे भी ले आ सकता है कि वो करंट को डायरेक्टली गिवन नहीं करेगा, पेपर में चार्ज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? करंट। और वी और आर हमें पता ही है। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सवाल ऐसे भी बन सकता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट गिवन ना हो, तो सर फिर वहां क्या करेंगे? तो फिर वो पक्का रो, एल और ए, ये 3 चीजें देगा। क्या क्या देगा? रेजिस्टिविटी देगा, लेंथ देगा, एरिया देगा, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है डायरेक्ट वी भी ना गिवन हो। सर अगर डायरेक्ट वी गिवन नहीं होगा तो कैसे निकलवाएगा? तो वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू वाली इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो हो सकता है डब्ल्यू गिवन हो, क्यू गिवन हो और वी निकलवा ले हमसे। सर ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है चार्ज भी डायरेक्ट गिवन ना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, तो क्यू इक्वल्स एन से हमसे चार्ज निकलवा ले। तो क्लास बस ये ऐसे फैल सकता है, ठीक है। तो क्लास सिंपल सा सवाल आ सकता है वी इक्वल्स आई आर पर, 3 चीजें, 2 गिवन 1 पूछ लेगा। सर समझ में आ गई। हो सकता है करंट डायरेक्ट गिवन ना हो, क्यू और टी गिवन हो, तो निकाल लेंगे। हो सकता है क्यू भी डायरेक्ट गिवन ना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, तो हम क्यू निकाल लेंगे। क्यू से आई निकालेंगे, आई को यहां पुट कर देंगे। हो सकता है रेजिस्टेंस डायरेक्ट गिवन ना हो, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा रो एल बाई ए। सर बहुत बढ़िया। हो सकता है वी डायरेक्ट गिवन ना हो, तो सर क्या करेंगे? वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखो मैंने पूरा सजा दिया, इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता।
और बाकी रेजिस्टेंस के लिए कभी कभार वो क्या यूज करवाता है, कभी कभार इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करवा देता है, R1 R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 होता है। कभी कभार वो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले आता है सवाल को, ये R1 बना देता है, ये R2 बना देता है। तो हमें पता है पैरेलल में होता है क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। बस यही तो होगा ओम्स लॉ। बढ़िया सर। तो सर आगे बताइए सवाल किस तरीके से आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा सवाल आ सकता है ग्राफ, हाईली इंपॉर्टेंट। ग्राफ के सारी चीजें बता देता हूं क्लास, अगले 3 मिनट में ग्राफ का सवाल गलत नहीं हो सकता, चैलेंज से बोल रहा हूं, गलत नहीं होगा, बस ध्यान से सुनना है। हम लोगों को क्लास ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ के लिए। तो क्लास हम लोगों को मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमें V दे रखा है, ये I दे रखा है, ठीक है। और ओम्स लॉ का ग्राफ V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। सर बहुत बढ़िया, स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्लास यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा हो और मुझे इसका स्लोप निकालना हो लाइन का, हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल नई बात हो, घबराना नहीं है। हमें क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप जो होता है 10th क्लास में पढ़ा है, टेन थीटा। सर बिल्कुल पढ़ा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, वोल्टेज, और बेस कौन है यहाँ पर, करंट। सर ये तो V अपॉन आई देखा देखा लग रहा है। हाँ भाई V अपॉन आई किसके बराबर है, R। यानी अगर मैं इस ग्राफ का एक, तो ये 1 नंबर में ग्राफ बनाने को आएगा, तो बस ऐसे सीधे सीधे बना देना ओम्स लॉ। फिर अगर इसका स्लोप निकलवाए तो स्लोप होता है V अपॉन आई विच इज R टेन थीटा। तो सर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, देखो पहला सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल ऐसा पूछ लेगा कि ये V है सर, बहुत बढ़िया, ये कौन है I, ये 30 डिग्री दे रखा है, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस होगा टेन थीटा, और टेन थीटा होता है V अपॉन आई, और V अपॉन आई किसके बराबर है, देखो ध्यान से, R। तो यहाँ पे तुम लिख देना टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू मैथ्स में याद करी थी 1/√3। तो लो ये आ गया आंसर। सर बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे कुछ धोखा भी हो सकता है कि हमारे साथ, देखो धोखा क्या होगा पेपर में। पेपर में तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाएंगे, गलत करवाएंगे तुमसे सवाल। I V चेंज कर देंगे, I इधर V इधर, तो ग्राफ तो वैसे ही होगा सीधी सीधी लाइन, लेकिन अगर आप स्लोप लिखोगे, क्या लिखोगे, स्लोप। तो स्लोप सर होता है टेन थीटा, सर बिल्कुल होता है टेन थीटा, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी I अपॉन V। और I अपॉन V तो सर उल्टा हो गया, V अपॉन आई होता है R के बराबर, I अपॉन V होगा 1/R। तो ये ध्यान रखना है वहां पर पेपर में, अगर ये I और V होगा तो ये 1/R आएगा, ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो सर और कैसे सवाल आ सकते हैं इस पर, देखो कैसे सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा, ध्यान से दिख रहा है ना क्लास, किस किस तरह के सवाल आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखो ये V है और ये I है, ये A है और ये B है, दो मटेरियल दे रखे हैं A और B। पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा किसका कम, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स से वो पूछ रहा है RA ज्यादा होगा RB से, या सेकंड पूछ रहा है RA कम होगा RB से, या थर्ड पूछ रहा है दोनों बराबर होंगे, या पता नहीं, नन ऑफ द अबव। अब क्लास मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है, सर कैसे पता लगाएं। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि देख लो कौन सी लाइन V के करीब है, बस खत्म। कौन सी लाइन V के नजदीक, करीब, क्लोज है। तो जो लाइन V के करीब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जो लाइन V के करीब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, A का ज्यादा होगा B से। सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जैसे सर इस पे एक और सवाल करा दो, तो देखो एक और सवाल इस पर फटाफट। मान लो हमें फिर से ऐसे ग्राफ दे रखा है, सर बहुत बढ़िया, ये दो लाइनें दे रखी हैं हम लोगों को, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों को I दे रखा है और ये हम लोगों को V दे रखा है, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है। सर बहुत बढ़िया। तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पेपर में बस देखकर बता देना, जो लाइन V के करीब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी RB इज मोर देन RA, RB इज मोर देन RA। लो आंसर आ गया, मिल गया नंबर, MCQ, ठीक है। चलो और देखो और कैसा सवाल आ सकता है। और वो बोलेगा देखो इस तरीके से ग्राफ बना जाएगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। देखो वो बोलेगा यहां पर ऐसे वायर्स दे रखे हैं, वायर के VI ग्राफ दे रखे हैं, इस बार एक वायर, दो तीन चार, चार वायर, ये I दे रखा है और ये हमें V दे रखा है, इसका नाम A B C D, ABCD, चार वायर दे रखे हैं। अब वो पूछेगा बताओ किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इन चारों में किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है। तो सुनो मेरी बात, देखो जो लाइन V के सबसे करीब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, जो लाइन V के सबसे करीब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, D का। सबसे कम किसका होगा, A का। सबसे कम किसका होगा, A का। क्या इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर। सबसे छोटा कौन है, A के बाद कौन है, B के बाद कौन है, C, और सबसे ज्यादा किसका है, D। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर बहुत बढ़िया। तो इसका इसमें टेक्निक याद रखनी है,
जो लाइन V के करीब होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और देखो थोड़ा हाई ऑर्डर का सवाल आ गया तो क्या पूछेगा, वो बोलेगा सर देखो ऐसे करके ग्राफ दे रखा है, बहुत बढ़िया, ये हमें दे रखा है लेट से I, बहुत बढ़िया, ये दे रखा है V, यहां पर एक ही मटेरियल है, यहां पर बच्चों बात समझ लो, एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पर है, ये टेम्परेचर T1 पर है, ये T2 पर है, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा। एक ही मटेरियल है, कॉपर है, कॉपर, कॉपर दो अलग अलग टेम्परेचर पर, एक बार T1 पे था, एक बार T2 पे था, और वो पूछ रहा है बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। तो बहुत सिंपल है, देखो मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में समझ लो डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो कौन सी लाइन V के करीब है, तो सेकंड वाली लाइन V के करीब है, यानी सेकंड का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सेकंड का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, यानी T2 इज मोर देन T1, ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो ओम्स लॉ से आ सकती हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर ओम्स लॉ, हो गया, राइट द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। उसके बाद वो पूछ सकता है कि ओम्स लॉ के किस किस तरह से न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं, वो भी बता दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद थर्ड ओम्स लॉ का VI ग्राफ, और VI ग्राफ कैसे स्लोप देता है हमें, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कभी इनवर्सली। ये वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ओम्स लॉ में मुझे पूरी उम्मीद है कुछ भी यहां से बचने वाला नहीं है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है।